Assalamu alaikum students. Here I am your tutor from Nurses Code Blue. आज हम लोग हेल्थ असेसमेंट 2 का चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 2 वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। हम क्या पढ़ रहे थे कि असेसमेंट ऑफ मेंटल स्टेटस। अब हमने इसमें रिसेंटली पढ़ा था कि इसमें हम असेसमेंट में पोस्चर एंड मूवमेंट को असेस करेंगे, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, पर्सनल हाइजीन ऑफ द पेशेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें हमने पहले असेस की और फिर देखा कि क्या इनके मुताबिक जो पेशेंट है वो मेंटली स्टेबल है या नहीं। अब हम लोग कम्युनिकेशन देखेंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है कि दो लोगों के दरमियान में जो फेशियल इंटरेक्शन हो रहा होता है, दैट इज़ बेसिकली द कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या है कि एबल टू प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियस कोहेरेंट लॉजिकल स्पीच। अब कम्युनिकेशन में जो नॉर्मल बंदा होगा वो क्या करेगा कि वो कोहेरेंट और स्पॉन्टेनियसली आराम से बोल सकता है, लेकिन हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं जो मेंटल अनस्टेबल बंदे में भी होते हैं। एक हमारे पास एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं अफेजिया। अफेजिया एक ऐसा लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो एक पर्सन को उसकी कम्युनिकेशन के दरमियान डिस्टर्बेंस कॉज करता है। वो इस काबिल नहीं रहता कि वो प्रॉपरली बोल सके, ठीक है, या पढ़ सके या लिख सके, ठीक है, ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर अफेजिया की कुछ टाइप्स हैं। पहले है हमारे पास एक्सप्रेसिव अफेजिया। एक्सप्रेसिव अफेजिया को हम ब्रोका अफेजिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट नो व्हाट ही और शी वांट्स टू से बट हैव ट्रबल सेइंग और राइटिंग हिज और थॉट्स। इसमें पेशेंट को पता होता है कि उसको क्या बोलना है, लेकिन उसके साथ क्या मसला होता है कि वो प्रॉपरली बोल नहीं पाता, अपने अल्फाज को डिलीवर नहीं कर सकता। ये एक्सप्रेसिव अफेजिया है। एक्सप्रेसिव नाम से भी वाज़ेह है। अफेजिया तो आपको पता है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, लेकिन एक्सप्रेसिव अफेजिया क्या हो गया कि वो बंदा, उसको पता है कि मैंने बोलना क्या है, लेकिन वो उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, डिलीवर नहीं कर पाता अपनी थॉट्स को। फिर हमारे पास आता है रिसेप्टिव अफेजिया। रिसेप्टिव अफेजिया का क्या होता है कि अफेक्ट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड स्पीच। पेशेंट कैन हेयर व्हाट पीपल से और सी वर्ड्स ऑन अ पेज बट हैव ट्रबल मेकिंग सेंस ऑफ देम व्हाट दे मीन। अब रिसेप्टिव अफेजिया में क्या होता है कि अब पेशेंट को पता है, वो ठीक तरीके से सुन भी रहा है, उसको पता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, पेज पे क्या लिखा है, लेकिन वो उसका प्रॉपर जो मीन है ना, उसका जो सेंस है वो नहीं बना सकता। वो सेंस बनाने में नाकाम होता है। जब उसकी प्रॉपर सेंस नहीं बनेगी उसके पास उन चीज़ों की, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये असल में ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है या क्या है। फिर हमारे पास आता है ग्लोबल अफेजिया। ग्लोबल अफेजिया क्या होता है? द लॉस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेज एबिलिटी। इसमें हमारे पास प्रॉपरली लैंग्वेज डिसेबल हो जाती है कि वो बंदा बिल्कुल ही बोलने के काबिल नहीं रहता। पेशेंट ना तो बोल सकता है, ना अंडरस्टैंड कर सकता है, ना लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, ठीक है, वो प्रॉपरली ग्लोबली जो है वो डिसेबल हो जाता है बोलने से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको पता है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किसी भी पेशेंट की मेंटल स्टेबिलिटी को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है कि पर्सन स्टेट ऑफ अवेयरनेस, कि एक बंदा कितना अवेयर है, वो किस स्टेट पर लाई कर रहा है। द सिंगल मोस्ट वैल्यूएबल इंडिकेटर फॉर द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इज़ द इंडिविजुअल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें यह है कि ये किसी भी बंदे के न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को डिटेक्ट करता है और उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बताता है कि वो कितना अवेयर है। यू कैन लीगली डिस्क्राइब द पेशेंट कंडीशन इन द नर्सिंग नोट्स बाय सेइंग अपीयर्स टू बी अलर्ट और लेथर्जिक और सो फॉर्थ। सो हम आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ कंडीशंस पढ़ रहे हैं कि पेशेंट किस किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, कॉन्शियस लेवल उसका किस किस तरह का होता है। और फिर जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपनी असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन के बाद, तो फिर हम उसमें इस कंडीशंस के मुताबिक उस पेशेंट को लिख सकते हैं कि ये पेशेंट किस कंडीशन में है, इसका कॉन्शियस लेवल, इसका स्टेट ऑफ अवेयरनेस किस तरह की है। जैसे हमारे पास आता है अलर्ट। अलर्ट क्या होता है? बिल्कुल
जो बंदा बिल्कुल हशाश बशाश है, मतलब पेशेंट इज़ अवेक, वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्सिव, मतलब पेशेंट बिल्कुल ठीक है, वो उठा भी हुआ है, वो वर्बली बोल भी रहा है, वो मोटर फंक्शंस भी दे रहा है, मतलब मूवमेंट्स भी कर रहा है, वो प्रॉपरली अलर्ट है, नॉर्मल है। लिथर्जिक क्या होता है हमारे पास? द पेशेंट इज स्लीपी और ड्राउजी बट अवेक एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू कमांड। लिथर्जिक मतलब सुस्त है, ठीक है। पेशेंट ऐसे है कि जैसे या तो वो सोया हुआ है, नींद में है, या तो वो नींद बेहोशी में, ठीक है, लेकिन वो जाग भी रहा है। जैसे ये उस तरह की कैफियत होती है कि जैसे आप थकावट की वजह से आपको नींद आ रही होती है लेकिन आप जाग रहे होते हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है। इसमें वो ड्राउजी होता है लेकिन वो आप जो उसको कमांड दे रहे होते हैं उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन भी कर रहा होता है, ये लिथर्जिक है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि ये काम तुमने कर देना है, तो वो थका हुआ होता है, थकावट की वजह से या ड्राउजीनेस की वजह से वो काम बहुत स्लो करता है या कर नहीं रहा होता, तो हम कहते हैं कि तुम बहुत सुस्त हो, तो दैट इज़ बेसिकली लिथर्जिक कंडीशन। फिर हमारे पास आता है स्टूपर, स्टेट ऑफ रिड्यूस कॉन्शियसनेस विद लिमिटेड रिस्पॉन्सिवनेस। इसमें क्या होता है कि जो आपका कॉन्शियस लेवल होता है वो कम होता है और आप रिस्पॉन्स भी कम दे रहे होते हैं। कॉन्शियस लेवल भी कम होता है, आप ना उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। जब अंडरस्टैंड प्रॉपरली नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप रिस्पॉन्स भी कम देंगे। फिर हमारे पास होता है सेमी कोमा स्टेट, डीपर स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस विद मिनिमल टू नो रिस्पॉन्सिवनेस। ये आपकी डीप स्टेट होती है अनकॉन्शियसनेस की, कि आप बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है, आप अवेयर नहीं है, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि आप रिस्पॉन्स भी या तो बहुत कम दे रहे होते हैं या दे नहीं रहे होते, बिल्कुल भी नहीं दे रहे होते। ये होती है सेमी कोमा। और कोमा, बिल्कुल कोमा स्टेट क्या होता है कि पेशेंट इज़ कम्प्लीटली अनरेस्पॉन्सिव। जैसे आपने आईसीयू वगैरह में देखा होगा कि पेशेंट कोमा कंडीशन में होता है, आप उसके ऊपर कोई प्रोसीजर भी कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव होता है। जबकि सेमी कोमा में क्या होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है लेकिन वो कुछ कुछ आपको रिस्पॉन्स दे रहा होता है या नहीं देता, इस तरह की स्टेट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लासगो कोमा स्केल। अब हमने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ लिया कि पेशेंट जो है, कोई भी पर्सन है, उसकी अवेयरनेस स्टेट क्या है। अब उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली है कि किस किस तरह की स्टेट्स होती हैं अवेयरनेस की। अब हम देखेंगे एक स्केल कि जिसके थ्रू हम लोग कॉन्शियस लेवल को मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इस स्केल को हम कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल, या जिसको बोलते हैं GCS, मतलब ग्लासगो कोमा स्केल। अब ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है, इसमें 3 रेशियोज आती हैं। एक आती है माइल्ड होती है 13 to 15, मॉडरेट होती है 9 to 12 और स्वेयर होता है 3 to 8। आपने ये रेशियोज MCQs के लिए याद रखने हैं। आपको इन जनरल बताऊं तो जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है वो मैक्सिमम 15 होता है और मिनिमम 3 होता है। टोटल ये 15 में से काउंट किया जाता है, ठीक है। और जो 3 होता है ना, ये सबसे मिनिमम स्टेट होती है। अब यहाँ पे आप देखें पहले तो 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। एक हमारे पास है डेक्रोट्रिएट पोस्चर और एक है डिसेरेब्रेट पोस्चर। अब जो पहली पिक्चर है उसमें आप लोग देखें कि इसने क्या किया हुआ है कि कर्ल्ड विस्ट एंड बेल्ट हैंड्स अगेंस्ट द चेस्ट, कि इसके हाथ और इसकी जो रिस्ट है, कलाइयाँ, ये ऐसे मुड़ी हुई होंगी और वो चेस्ट के ऊपर ऐसे बेंड की होंगी। आर्म्स भी इसके बेंड होंगे, एक्सटेंडेड लेग्स होंगी, रिजिड होंगी, पॉइंटेड एंड टर्न्ड इन टोज होंगे, टोज इसकी इनवर्ड होंगे और पॉइंटेड होंगे। ये डेक्रोट्रिएट पोस्चर होता है। और इसके बरक्स जो डिसेरेब्रेट पोस्चर होता है, इसमें क्या होता है कि बाकी चीज़ें सेम होती हैं, कि आपकी पॉइंटेड एंड टर्न टोज होते हैं, एक्सटेंडेड लेग्स होती हैं, बल्कि जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ आपकी जो रिस्ट होती है उनमें होता है, आर्म्स में होता है। ऊपर वाली पिक्चर में डिक्रोट्रिएट पोस्चर में आप देखें तो आर्म्स आपके बेंट होंगे और रिस्ट भी जो होंगी ये भी कर्ल्ड होंगी। लेकिन जो डिसेरेब्रेट पोस्चर है, इसमें कर्ल्ड फिंगर्स होंगी लेकिन फ्लेक्स्ड एल्बो होगी, रिस्ट आपकी फ्लेक्स्ड होगी, स्ट्रेट आर्म्स होंगे, ठीक है। अब ऊपर हम GCS की बात कर रहे थे,
तो जीसीएस में हमारे पास इस स्केल में 3 चीज़ें आती हैं। हम 3 चीज़ों को मेजर करते हैं। एक है आई ओपनिंग, फिर है वर्बल और फिर है हमारे पास मोटर। मतलब हम पहले आईज़ को असेस करते हैं, आई फंक्शंस को, फिर वर्बल फंक्शंस देखते हैं और फिर मोटर फंक्शंस देखते हैं। आईज़ के हमारे पास कितने मार्क्स होते हैं? टोटल 4 मार्क्स होते हैं, वर्बल के 5 होते हैं और मोटर के 6 होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ। अब मैं एक रूम में एंटर हुई, वहाँ पे मेरे पास पेशेंट है। अगर मैं जनरली नाम लेती हूँ, स्पॉन्टेनियसली वो मुझे देख रहा है कौन, ठीक है, तो मैं उसको 4 मार्क्स दूँगी। अगर मैं आवाज़ देती हूँ, मैंने जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया, मैं उसके पास गई और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बोलती हूँ कि अली, तो अब वो मेरी आवाज़ देने पे अगर मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है तो मैं उसको 3 मार्क्स दूँगी। अगर वो मैं पेशेंट के पास गई हूँ और मैंने उसको कोई ना कोई चीज़ पिंच की है और उस पेन की वजह से, उस एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से अगर वो मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है तो मैं उसको 2 मार्क्स दूंगी। और अगर वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो मैं उसको कोई भी मार्क्स नहीं दूंगी, 1 मार्क्स दूंगी। अब आपने जीसीएस में याद रखना है, आपने पेशेंट को 0 मार्क्स नहीं देने। अगर वो आपको अनरिस्पॉन्ड कर रहा है ना, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आप 1 मार्क्स देंगे उसको, ठीक है। फिर वर्बल में क्या होगा कि आपने बोल के उसको बोल के कमांड्स देनी है। अब मैं एक रूम में आई और पेशेंट फुली ओरिएंटेड है, जो हमने ऊपर पढ़ा था अलर्ट है, तो मैं उसको 5 मार्क्स दूंगी। अगर वो कंफ्यूज्ड है कि कुछ चीज़ों में, ठीक है, तो 4 मार्क्स दूंगी। अगर मैं उससे कोई सवाल पूछ रही हूँ, वो मुझे जवाब दे रहा है लेकिन इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स में दे रहा है, तो 3 नंबर दूंगी मैं उसको। और अगर वो कुछ इनसेंसिबल साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो 2 मार्क्स दूंगी। और अगर वो मुझे वर्बली रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, नहीं रहा, बातचीत नहीं कर रहा, तो मैं 1 मार्क्स दूंगी। फिर हमारे पास आता है मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन में क्या होता है कि हम पेशेंट को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस देते हैं या उसको ऑर्डर देते हैं कि तुमने ये फंक्शन, ये मूवमेंट फॉलो करनी है। अगर वो रिस्पॉन्ड देगा तो हम उसके अकॉर्डिंग, इस स्केल के अकॉर्डिंग उसको नंबर देंगे, और अगर नहीं देता तो उसको 1 मार्क्स देंगे। अब इसमें क्या है कि अगर वो मेरी सारी कमांड्स ओबे कर रहा है, मैं इसको कह रही हूँ एक्सटेंड करो बाजू, वो एक्सटेंशन करता है, फ्लेक्शन कर रहा है, सर्कमडक्शन कर रहा है, जो जो कमांड्स मैं दे रही हूँ वो कर रहा है, तो इट मीन्स कि मैं उसको 6 मार्क्स दूंगी। अगर मैं पेशेंट को पेन दे रही हूँ, अब जैसे हम अक्सर देखा होगा कि उस रिफ्लेक्स चेक करने के लिए पाँव के नीचे ऐसे पेन से या चाबी से, किसी चीज़ से ऐसे उसको स्टिमुलस देते हैं, पेन देते हैं, ठीक है, तो उससे मैं देखूंगी कि क्या वो करने से ये मूवमेंट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो 5 मार्क्स दूंगी। अगर पेन दे के जब मैं हटाती हूँ तब मूवमेंट दे रहा है तो 4 मार्क्स दूंगी। अगर उसकी डिक्रोट्रिएट पोजीशन है, डिक्रोट्रिएट पोजीशन हमने ऊपर ही आपको बताई है, ये कौन सी पोजीशन होती है जिसमें आपके आर्म्स बेंट होते हैं, कर्ल्ड रिस्ट होती है, ये अगर इसकी पोजीशन है तो मैं इस, और फ्लेक्शन की हुई है, तो मैं इसको कितने मार्क्स दूंगी? 3 मार्क्स दूंगी, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड मेंशंस। अब मैंने अब मैंने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ लिया। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ने के लिए जो स्केल था वो भी मैंने ग्रेडिंग स्केल भी देख लिया। अब मैं ये देखती हूँ कि कोई भी बंदा वो मेंटली, कॉग्निटिकली कितना स्टेबल है, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ टेस्ट आते हैं। पहला टेस्ट है अटेंशन टेस्ट। अटेंशन टेस्ट हम किस लिए करते हैं कि ये पेशेंट की एबिलिटी बताता है कि वो कितना अटेंटिव है, वो कितनी मेरी बातों पे कंसंट्रेट कर रहा है, कितना फोकस्ड है, ठीक है, और कितना वो डिस्ट्रैक्शन से खुद को फिल्टर आउट करके मेरी बातों पर फोकस कर रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो एट द एंड जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं देखूंगी कि कौन सा स्टूडेंट मुझे कितना रिस्पांस दे रहा है मेरे क्वेश्चंस पर। अब जिसने मेरा लेक्चर सुना होगा तो वो मुझे फुली आंसर करेगा, और जिसने इधर उधर बाकी कामों में इन्वॉल्व होगा तो वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं देगा। तो अटेंशन टेस्ट भी बेसिकली किसी भी पेशेंट की कंसंट्रेशन, उसका फोकस, ये चीज़ें देखने के लिए हम करते हैं। इसमें क्या होता है कि सीरीज़ ऑफ नंबर दिए जाते हैं, जैसे
सीरियल 3 और 7 हमने दे दिया। हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने आस्क द पेशेंट टू रिपीट द सीरीज और काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 100 बाय 3 टाइम्स। अब मैं उसको कहूँगी कि आपने ना 100 से बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करनी है, उसमें 3-3 का गैप देना है, या 7-7 का गैप देना है, या 4-4 का, जो भी आप एक स्पेसिफिक नंबर दे देते हैं उसको। अब वो बोलेगा कि 100, 97, देन दिस, तो वो क्या होगा कि वो अटेंशनली सोच के मुझे रिस्पॉन्ड देगा। अगर वो कॉग्निटिकली थिंकिंग उसकी स्ट्रांग होगी, मेंटल स्टेटस उसका ठीक होगा, तो वो मुझे करेक्ट आंसर सोच के देगा। और अगर वो नहीं तो वो मुझे कहेगा 97, 54, 63, रैंडमली कंफ्यूज्ड और इनअप्रोप्रिएट आंसर्स देगा। ठीक है। अब इसमें नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या है कि पेशेंट एबल टू करेक्टली रिपीट सीरीज़, कि अगर नॉर्मल फाइंडिंग्स यही होंगी कि पेशेंट बिल्कुल हमें करेक्ट सीरीज़ में आंसर दे रहे हैं। फिर हमारे पास आता है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम ये पेशेंट की याददाश्त चेक करने के लिए देखते हैं कि कितना कॉग्निटिव फंक्शन पेशेंट का जो है वो काम कर रहा है। और अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और कुछ टाइम का गैप लेने के बाद जब मैं उसको कहती हूँ कि तुम ये चीज़ रिपीट करो, तो क्या उसके जहन में वो चीज़ पहले से बैठी है या नहीं। ठीक है। अब मेमोरी टेस्ट में क्या होता है, फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी गिव अ लिस्ट ऑफ 3 आइटम्स दैट अ पेशेंट इज टू रिमेंबर एंड रिपीट इन 5 मिनट्स। अब मैं क्या करूँगी कि पेशेंट को 3 आइटम्स की कोई लिस्ट दे दूँगी, कुछ भी 3 अल्फाज बोल दूँगी, जैसे एप्पल, बनाना एंड मैंगो। मैंने 3 फ्रूट्स के नाम ले लिए और 5 मिनट तक उसको रिपीट करवाऊँगी, 5 मिनट तक उसको याद करवाऊँगी। याद करवाने के बाद मैं उसको कुछ और बातों में लगा दूँगी 5 मिनट के लिए। ठीक है। हम आम अपनी कम्युनिकेशन कैरी करेंगे, मैं उसका हाल अहवाल पूछूंगी, उसके बारे में पूछूंगी, और 5 मिनट के बाद मैं उसको कहूँगी कि पहले हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, हम क्या याद कर रहे थे, फ्रूट्स का नाम क्या था। अगर वो मुझे करेक्टली बता देता है कि हाँ हमने एप्पल, मैंगो एंड बनाना या जो ये चीज़ें हमने याद की थी, तो इट मीन्स कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्कुल ठीक है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होगा कि अब मैं यही काम करूँगी लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसको गैप दूंगी। अब फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ द मेमोरी दैट इज़ रिटेन्ड फॉर एट लीस्ट 24 आवर्स। कि अब मैंने पेशेंट को कोई चीज़ याद करवाई, लेकिन मैं एक चीज़ में डिले दे रही हूँ उसको 24 घंटों के लिए। अब 24 घंटों के लिए मैं उसको वो चीज़ बाकी कामों में लग जाएगा, और नेक्स्ट डे मैं उसको पूछूंगी कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो अगर उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रांग हुई, कॉग्निटिव एबिलिटी स्ट्रांग हुई, तो उसको वो चीज़ याद रहेगी। आस्क फॉर द नेम ऑफ स्पाउस, बर्थडे ऑफ स्पाउस, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। हम उससे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट का क्या नाम है, आपके किसी की भी पूछ सकते हैं, हस्बैंड की, फादर की, मदर की, ब्रदर की, सिस्टर की, फ्रेंड की, उसका नाम क्या है, बर्थडे कब आती है उसकी, आप कहाँ रहते हैं। इस तरह की क्वेश्चन हम उससे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या है, द पेशेंट शुड बी एबल टू करेक्टली रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस एंड टू आइडेंटिफाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होगा कि पेशेंट करेक्टली हमें रिस्पॉन्ड भी करेगा सारे क्वेश्चंस को, और नेक्स्ट टाइम जब हम उस डिले के बाद उससे पूछेंगे तो वो उसकी मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैलकुलेशन टेस्ट। अब कैलकुलेशन टेस्ट हम लोग, कैलकुलेशंस आपको पता है कि मैथ्स नीड्स योर मेंटल स्टेबिलिटी। अगर आप मेंटली प्रेजेंट नहीं है तो आप मैथ सॉल्व नहीं कर सकते, मैथ्स के क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर सकते, पजल सॉल्व नहीं कर सकते। तो इससे भी हम किसी भी बंदे का कॉग्निटिव लेवल, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल काउंट अप इन 3 एज स्टार्टिंग एट 100 to 150। अब मैं किसी को बोलती हूँ कि आपने 100 से 150 तक काउंट करने, 3 का गैप लेके। और क्या होगा कि अगर वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है तो इट मीन्स के उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग लेवल ठीक है। नॉर्मल फाइंडिंग्स, पेशेंट एबल टू कैलकुलेट द करेक्ट नंबर्स। अब नॉर्मल फाइंडिंग डिसकैलकुलाई। ठीक है। डिसकैलकुलाई क्या है कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म कैलकुलेशन, कि जो बंदा कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता, इसको हम डिसकैलकुलाई कहते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास स्लम्स एग्जामिनेशन टेस्ट है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट सेंसरी असेसमेंट। सेंसरी असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल सेंस विद एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, कि एक बंदा
किस तरीके से सेंस करता है चीज़ों को और उसको एनवायरनमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये सेंसरी असेसमेंट होती है। सेंसरी असेसमेंट हमारे पास 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है, एक्सट्रोसेप्टिव सेंसेशन, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन एंड कॉर्टिकल सेंसेशन। अब जो एक्सट्रोसेप्टिव सेंसेशन होती हैं ये सुपरफिशियल होती हैं, ठीक है, मतलब सुपरफिशियली आप सेंस करते हैं इसको, ठीक। और जैसे लाइट टच, आप किसी को लाइटली टच कर रहे हैं, सुपरफिशियली पेन, ठीक है, या टेम्परेचर, ये सुपरफिशियली आप सेंस कर सकते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन ये डीप होती हैं और ये पोजीशन सेंस होती हैं। इसमें हमारे पास मोशन, पोजीशन और वाइब्रेशन आता है। फिर हमारे पास आता है कॉर्टिकल सेंसेशन। कॉर्टिकल सेंसेशन क्या होती है? स्टीरोजेनोसिस, इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। कि हम आपको विजुअली वो चीज़ नहीं पता और ऑडिबल भी नहीं है आपको वो चीज़, हम उसको सिर्फ आपको जैसे अब मैं दे देती हूँ, आपको बोलती हूँ इसको टच करके बताओ ये क्या चीज़ है, तो ये स्टीरोजिनोसिस है। फिर हमारे पास आता है ग्राफिथीसिया। ये क्या होता है कि आप उसकी स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसको कहते हैं कि आप अब फील करके बताओ कि मैंने क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल मैं किसी के हाथ पे लिखती हूँ, एच लिखती हूँ, तो जब मैं उसके हाथ पे वो टच कर रही होंगी तो उसको सेंसेशन फील होगी। फिर मैं उससे पूछूंगी आप मुझे बताओ मैंने आपके हाथ पे क्या लिखा है, तो जो कॉग्निटिकली प्रेजेंट होगा, स्टेबल होगा, तो वो उस सेंसेशन को फील करके उस अल्फ़ाबेट को डिटेक्ट कर लेगा कि इसने मेरे हाथ पे क्या लिखा है। ये ग्राफिथीसिया होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि हम चीज़ों के दरमियान किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक दूसरे के दरमियान, ठीक है। अब मैं उसको ऐसे भी हो सकता है कि मैं उसको एक ऑरेंज जूस टेस्ट करवाऊँ और एक एप्पल जूस टेस्ट करवाऊँ, उसको मैं कहूँ कि तुमने दोनों चीज़ों के दरमियान डिफरेंस बताना है कि टेस्ट करके या टच करके कोई भी इस तरह से चीज़। आप अगर मैं जूस दे रही हूँ तो वो टेस्ट करके मुझे बताएगा कि कौन सा एप्पल जूस है और कौन सा ऑरेंज जूस है, ठीक है। ये हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेशन। अब जैसे एक्सट्रोसेप्टिव सेंसेशन, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था कि एक्सट्रोसेप्टिव सेंसेशंस क्या होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं। इसमें क्या होता है कि असेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट ऑन देयर लेग्स, आर्म्स, एब्डोमेन। इसमें हम पेशेंट को इस काबिल होता है कि उसकी लेग्स पर, आर्म्स पर, एब्डोमेन पर हम जब टच करते हैं या कोई भी सेंसेशन देते हैं तो वो उसको फील कर सकते हैं। जैसे हम लाइट टच करते हैं कॉटन स्वैब से, सुपरफिशियल पेन देते हैं तो वो उससे भी डिटेक्ट कर सकता है कि ये पेन शार्प है या डल है। टेम्परेचर अगर उसको हम टच करवाते हैं तो वो सुपरफिशियली हमें बता सकता है कि ये हॉट टेम्परेचर टच हुआ है मुझे या कोल्ड टेम्परेचर चेक हुआ है, ठीक है। इससे उसके कॉग्निटिव लेवल पता चलेगा कि क्या उसको पता चल रहा है कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हो रहा है। बहुत से लोगों में होता है कि सेंसेशंस नहीं होती, सेंसेशन नहीं होती तो अगर वो गर्म चीज़ को भी हाथ लगा दें तो भी उनको पता ही नहीं चलता कि हम जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेंसेशन नहीं होती, उनके सिग्नल ब्रेन की तरफ जा नहीं रहे होते। जब सिग्नल नहीं जाएंगे या कॉग्निटिकली वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो इंजरी का शिकार हो जाएंगे। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या आता है? एनेस्थीसिया। पहले तो हम पढ़ते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया बेसिकली 2 लफ्ज़ है ना, फिर थीसिया। इसमें क्या होता है कि प्रॉपरली सेंसेशंस आपकी ख़त्म हो जाती हैं। जैसे हम पेशेंट को किसी भी जैसे कोई सर्जरी होती है या कोई ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है तो हम देते हैं। तो अब ये एनेस्थीसिया क्या है कि हम उसको वो ड्रग दे रहे हैं। वो ड्रग क्या करती है कि उसकी सेंसेशंस को ख़त्म कर देती है। जब सेंसेशंस ख़त्म हो जाएंगी, जैसे मैंने पीछे भी मिसाल दी कि अगर आपकी स्टिमुलस आपको मिल रहा है और आपकी सेंसेशन नहीं है तो वो सेंसेशन नहीं होंगी तो आगे उस स्टिमुलस का सिग्नल आपकी ब्रेन की तरफ सेंड नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको फील ही नहीं होगा कि आपको हॉट चीज़ टच करी है, कोल्ड है, आपका पेन शार्प है, ढल है, तो कोई भी आपकी सेंसेशंस आपको फील नहीं होंगी। तो एनेस्थीसिया इज़ बेसिकली एब्सेंस ऑफ टच सेंसेशन। फिर हमारे पास आता है हाइपोथीसिया। हाइपोथीसिया का है डायमेंश सेंस ऑफ टच, ठीक है। एंड आप सेंस ऑफ टच जो होता है ये डैमेज्ड हो जाता है। और हाइपरथीसिया क्या होता है कि टच का जो सेंसेशन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है।
पैराथीजिया में क्या होता है कि टिंगलिंग, बर्निंग और प्रिकिंग सेंसेशन आपको फील होती है। आपको मतलब ये इस तरह से टिंगलिंग फील होगी बाजुओं में, टांगों में, बर्निंग सेंसेशन फील होगी। फिर हमारे पास आता है डिस्थेजिया, एबनॉर्मल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस। जैसे आपको एबनॉर्मली कुछ चीज़ जैसे टिंगलिंग हो रही है, वो इस तरह की सिचुएशन होती है ना कि जैसे आपको लगता है आपके हाथों में, पाँव में कोई सुइयां चबो रहा है, या आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगी। ये बेसिकली डिस्थीजिया होता है। एनाल्जेसिया क्या होता है? इनसेंसिटिविटी टू पेन। जैसे हम पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देते हैं ना, तो एनाल्जेसिया क्या हो गया कि आप पेन से इनसेंसिटिव हैं। अब हाइपोग्लेशिया क्या हो गया? डायमेंस सेंसिटिविटी टू पेन, आपकी जो पेन के लिए सेंसिटिविटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और हाइपरग्लेशिया में क्या होता है? हाइपर एलग्लेशिया में कि वो आपकी पेन के लिए जो सेंसिटिविटी है, सेंसेशंस हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग्स थी। ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लें, क्योंकि ये डेफिनेशंस अक्सर एमसीक्यूज़ में आती हैं। फिर हमारे पास आता है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस। अब प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस में क्या होता है? हम मोशन और पोजीशन चेक करते हैं। मूव पेशेंट फिंगर टोज अप एंड डाउन, हम पेशेंट की फिंगर्स को ऊपर नीचे रोटेट करके इस तरह से चेक करते हैं। नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होंगी? पेशेंट शुड बी एबल टू करेक्टली आइडेंटिफाई द चेंजेस इन पोजीशन ऑफ द बॉडी, कि जब हम पेशेंट की फिंगर्स को ऊपर नीचे मूव करवाएंगे, लेफ्ट डाउन, तो उसको वो जो मूवमेंट होगी वो फील होगी, वो परसीव होगी वो सेंसेशन। वाइब्रेशन में क्या होगा? यूज ट्यूनिंग फॉर्क और बोनी प्रोमिनेंसेस, पेशेंट विल रिपोर्ट बजिंग फीलिंग एट ऑनसेट एंडिंग। अब ट्यूनिंग फॉर्क से हम सेंसेशंस करते हैं, हम क्या करते हैं? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं पेशेंट के कान के पास करके ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेशन कर रही हूँ, या इस तरह से रख के उसके पास वाइब्रेशंस फील करवा रही हूँ, या बोनी प्रोमिनेंसेस से क्या उसकी जो बोनी प्रोमिनेंसेस जगह है उनके पास जाके वाइब्रेशन कर रही हूँ। तो अगर पेशेंट कॉग्निटिकली प्रेजेंट होगा और वो अगर अपनी सेंसेशंस को परसीव कर सकता हुआ, तो उसको बजिंग फीलिंग होगी और वो बताएगा कि हाँ मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है। ठीक है, तो इससे हम वाइब्रेशन से भी चेक कर सकते हैं कि क्या उसकी जो सेंसेशन परसेप्शन लेवल है वो ठीक है या नहीं। उसके बाद कॉर्टिकल सेंसेशंस आ जाती हैं। कॉर्टिकल सेंसेशंस में हमारे पास वही आ गया जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी थी, स्टीरोजिनोसिस। स्टीरोजिनोसिस में क्या है कि हम पेशेंट को ऑब्जेक्ट टच भी नहीं करवाते और आंखें उसकी बंद होती हैं और उसको बताते नहीं हैं, और उसको चीज़ दे देते हैं, उसको वो टच करके बताएगा कि ये चीज़ क्या है। अब मैंने उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और उसके हाथ में मैंने कोई एप्पल पकड़ा दिया, तो वो उसको टच करेगा, उसकी शेप को फील करेगा, फील करने के बाद बताएगा कि हाँ ये एप्पल है या नहीं। ठीक है, फिर ग्राफिथीजिया क्या हो गया कि हम उसके हाथ पर अपने हाथ से या कुछ इस तरीके से कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं, और उससे क्या होगा कि वो मुझे बताएगा कि मैंने ये क्या किया। और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा कि वो दो चीज़ों में हमें दो चीज़ों को रिपोर्ट करके बताएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। अब ये जो फर्स्ट पिक्चर है, ये देखो कि वो फर्स्ट पिक्चर में एक स्टिक के साथ उसके हाथ पे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। अब वो सर्कल ड्रॉ करेगा तो वो जो पेशेंट होगा वो अपनी सेंसेशन से फील करेगा कि इसने मेरे हाथ पे क्या लिखा है, और वो फिर उन सेंसेशन को परसीव करने के बाद बताएगा कि ये क्या है। तो ये जो ये वाली जो पिक्चर है ये हमारे पास ग्राफिथीजिया की है। ठीक है, फिर हमारे पास ये है कि उसने उसके हाथ में की पकड़ा दी और वो आंखें उसकी बंद है। अब वो उसको बताएगा कि ये क्या चीज़ है, उसका टेक्सचर, उसकी शेप को डिटेक्ट करके, परसीव करके। तो ये हमारे पास स्टीरोजिनोसिस है कि जिसमें हम आंखें बंद कर देते हैं और टच करके बताते हैं कि ये चीज़ क्या है। और ये क्या है? 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के अब ये दो पिंस के साथ उसको पिंच कर रहा है। ठीक है, तो वो देखेगा कि क्या इसको फील हो रहा है कि मैं दो चीज़ों के साथ इसको पेन दे रहा हूँ, पेन स्टिमुलस इसको दोनों फील हो रहे हैं, या एक फील हो रहा है या नहीं फील हो रहा। तो ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है। आई होप कि आपको इन पिक्चर से भी समझ आ गई होगी। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी हेयर इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह
नेक्स्ट जो टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स का, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।